देख लो आप लोग, आइए बच्चा लोग। एक हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल पे बात कर रहे थे, ठीक है। इसमें पहले हम लोग बायट साभाट ला देख चुके हैं, बोलिए। बायट साभाट ला आप लोग समझ चुके हैं, देख चुके हैं। उसका वीडियो भी पहले से है, आप उसको चाहिएगा तो देख लीजिएगा, यूट्यूब पर अपलोडेड वीडियो है। आप देखिए, उसके बाद हम लोग बायट साभाट ला के एप्लीकेशन देखें, तो उसमें हम लोग सर्कुलर लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की बात किए थे। सर्कुलर लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की बात की थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो, हम लोग देख लिए थे। वो आपका आया था μ0I/2a आया था, उसका चर्चा हम लोग किए हैं और वो हम लोग देख चुके हैं। सर्कुलर लूप के सेंटर पे वो भी था उसका, आप लोग अगर देखिए यहाँ पहले हम लोग ये देखे थे, बायट साभाट ला का था। एक वृत्तीय धारायुक्त लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र हम लोग निकाले थे, ये पूरा हम लोग काम किए हैं, आप लोग याद आएगा। अंत में आया था बी का मान μ0I/2a, ठीक है। ये सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का मान था। और नेक्स्ट जिस पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं उसका नाम है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट लूप, इसका चर्चा किए थे। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट लूप, ऐसे था। इसमें धारा प्रवाही है, धारा बह रहा है, और इस पर हम लोग चर्चा किए थे। ये पूरा कंटेंट आप लोग के लिए लिख दिया गया है, आप इसको, हम हट जा रहे हैं एकदम क्लियरली, आप इसको लिख सकते हैं। आप लोग चाहिएगा तो इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं, अगर छोटा है तो आप यहाँ देख लीजिए। देखिए ये आप लोग को दिखेगा। यहाँ देखिए हम लोग इस पे क्या चर्चा किए थे। इस पे चर्चा में क्या है, एक सर्कुलर लूप है ये फिगर में, ठीक है। उसमें करंट आई है, इसको इस तरह से रखा गया है कि जो सर्किल का जो प्लेन है, सर्किल का जो प्लेन है ये बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है। आप लोग के लिए आपका जो नोट, आपका जो पेज है, जिस पेज पे आप लोग लिख रहे हैं, उस पेज का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर है। ये सर्किल का जो प्लेन है जिसमें करंट है, इसका प्लेन हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि ये पेज का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर है, और इसका जो एक्सिस है, सर्किल का जो एक्सिस है, ये आपके प्लेन के पेज में है, ठीक है। और इस बोर्ड के लिए हम बात कर रहे हैं, तो बोर्ड के लिए क्या है, ये हमारा जो ऐसे पूरा जो आप सर्कल दिख रहे हैं, इसका सेंटर वो है जो बोर्ड पे है, और इसका एक्सिस ओपी है, ये बोर्ड पे है। और ये आपका ऐसे जो दिख रहा है, इसका ये जो डॉटेड आप देख रहे हैं, ये आधा भाग जो सर्कल का है वो बोर्ड के प्लेन के लंबवत, मतलब पीछे वाला साइड में है, और ये ऊपर वाला जो भाग है आपको बाहर की तरफ निकला हुआ है, ये वाला, ये जो फुल लाइन दिख रहा है वो बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, और ये जो डॉटेड भाग है वो अंदर की तरफ है। समझ गया, इस तरह से रखा हुआ है कि माने ये डॉटेड लाइन ये अंदर की तरफ है, और ये आपका, आपको ये दिख रहा है MN कहें इसको, इसको हम MN कह रहे हैं। तो ये MN, ये वाला ऊपर वाला जो फुल लाइन दिख रहा है जिसमें एरो मार्क ऐसे बना हुआ है, ये वाला, ये ऊपर से बुझिए सर्कल ऐसे है, ये पूरा ऐसे आ रहा है, ऐसे है, ये ऐसे सर्कल है। तो ऊपरी भाग पर करंट बाहर आ रहा है, फिर निचले भाग से करंट भीतर की तरफ जा रहा है। इसका एक्सिस बोर्ड के प्लेन में है, पूरा सर्कल इस तरह से, इस तरह से सर्कल है। समझ गए कि नहीं, सर्कल इस तरह से है, आप लोग के लिए बोले थे, कल बनाए भी थे ऐसे कुछ, आप ऐसे समझिए। ये सर्कुलर करंट लूप कुछ इस तरह का है, ऐसे बुझिए। ये लूप आपका ऐसे है, ये इसका एक्सिस है, करंट इसमें ऐसे है, ऊपरी भाग पर निकलेगा ऐसे, और भीतरी भाग पे इन करेगा दिस। ऐसे देखें तो अगर इस तरह से अगर देखा जाए तो ये बुझिए ये एक्सिस है, इस तरह से इसमें करंट है, ऊपर से नीचे तक ये M है, नीचे में N है। यहाँ पर करंट का डायरेक्शन ऐसे है, ऊपर में ऐसे निकल करके और यहाँ पे ऐसे घुस रहा है,
ऐसे, और ये ऊपर वाला आधा जो दिख रहा है ये बोर्ड के परपेंडिकुलर बाहर की ओर है, और भीतर वाला जो डॉटेड लाइन से उसमें दिखाए हुए हैं वो बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की ओर है, और जो एक्सिस है बोर्ड के प्लेन में है। क्लियर हुआ कि नहीं? ये ढंग की बात है, आप समझ गए? तो ये आपका ऐसे है। अब यहाँ पे हमारा बिंदु एम पर एक करंट एलिमेंट है मेरा आईडीएल। करंट यहाँ पर जो है एम पे, अगर ये बोर्ड के प्लेन के लंबवत सोचे ये बाहर ऐसे निकला हुआ है आईडीएल, ऐसे है आईडीएल। और यहाँ इस आईडीएल से यहाँ से लेकर के इस बिंदु पी पे जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसके चलते निकालना है। आप लोग याद होगा कि बायट-साभार्ट लॉ में एक एक करंट एलिमेंट के चलते हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। बायट-साभार्ट लॉ एक करंट एलिमेंट के चलते किसी बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड का मान देता है। तो यहाँ पे ऐसे ये इस ढंग से ये निकला हुआ है आईडीएल। अब इसके चलते अगर इस बिंदु पी पर अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, इसको थोड़ा आप ऐसे देखिए, ये आपका ऐसे लूप है, इसके चलते अगर इस बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत आप लोग को है, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा है। एक मिनट के लिए देखिए, आप ऐसे समझिए कि इस बिंदु पे आपका ये बुझे करंट एलिमेंट इधर की ओर है, देख रहे हैं ना, एक प्लेन है, तो ये आईडीएल ऐसे है, और आपका ये आर वाला लाइन ऐसे है, ये इस तरह से है ऐसे, आपका ये आर वाला लाइन, और ये आपका आईडीएल वाला जो है आपका आईडीएल ऐसे है, ऐसे आईडीएल ऐसे है, और यहाँ आपका ये आर वाला लाइन है ऐसे। तो आईडीएल एंड आर को, ये आईडीएल इधर एंड ए आर वाला पूछिए, ये दोनों को कंटेन करता हुआ प्लेन ये है। तो आईडीएल क्रॉस आर जो होगा ऐसे, आईडीएल क्रॉस आर वो इसके परपेंडिकुलर होगा इस प्लेन के। आईडीएल बुझिए इस लाइन के लॉन्ग है, और आर आपका इस लाइन के लॉन्ग है, तो आईडीएल एंड आर को कंटेन करता हुआ ये प्लेन होगा। अब इसके परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पर अगर बोल रहा है तो ये ऐसे होगा। तो जब इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है तो इस आर पर भी परपेंडिकुलर होगा। तो ये हमारा आर वाला लाइन है, ये वाला ऐसे आर है, और ये इस पर परपेंडिकुलर है ऐसे। ये इस बिंदु पर का ये डीबी है, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसको डीबी दिखाए हुए हैं, समझ गया? ये आपको डीबी दिखाए हुए, ओके। और इसी तरह से देखिए, जब ये निचला छोर पे आइएगा, यहाँ से घूम करके नीचे वाले छोर पे, तो नीचे वाले छोर पे आप देख रहे हैं करंट ऊपर से ऐसे एम बिंदु कहा जाए, इसका डायमेट्रिकली अपोजिट एन है, एम पे बाहर की ओर है, आई एन पे अंदर की ओर है, एम पे ऐसे एन पे अंदर की ओर है, समझ गए? तो यहाँ पर ऐसे है। अब ये बुझिए ऐसे, यहाँ पर बुझिए, अब इसको अगर हम ऐसे मिलाते हैं यहाँ पे, तो हमारा ये बुझिए आर वाला लाइन ऐसे जा रहा है ऊपर ही, देखिए यहाँ के लिए इस यहाँ पर के करंट एलिमेंट की बात सोचेंगे, यहाँ पे हमारा आर ऐसे है, ये आर ऐसे होगा, और यहाँ पे आईडीएल भीतर की तरफ है ऐसे। अब आईडीएल ऐसे है एंड आर ऐसे है, ये प्लेन ऐसे बनेगा दिस वे, आईडीएल ऐसे आर ऐसे। आप यूँ समझिए, यहाँ पे आप ऐसे समझे, आर अगर ऐसे है तो आईडीएल आपका ऐसे है, तो आईडीएल एंड आर वाला प्लेन कुछ ऐसे हो गया। तब इसमें आईडीएल क्रॉस आर देखिएगा तो ऐसे हो जाएगा, ये आईडीएल ऐसे आर ऐसे, तो आईडीएल क्रॉस आर करिएगा तो ऐसे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ऐसे, तो इस बिंदु पर ऐसे हो जाएगा, इस पर परपेंडिकुलर इधर की ओर, तो वहीं इसके चलते यहाँ पर ये ऐसे इस तरह से डीबी हो जाएगा, समझ गए? अब इतना हो जाने के बाद आप लोगों को क्या करना है, ये दोनों ऊपर वाला एंड नीचे वाला के चलते निकल गया, तो यहाँ पर जो डीबी आएगा उसके मान अपन निकाल सकते हैं बायट-साभार्ट लॉ से सीधा सीधा। और एक देखिए आईडीएल एंड आर के बीच में, आप यहाँ देखिए इसका प्लेन चाहे जैसे हो, ये आईडीएल ऐसे है, आर आपका ऐसे है, तो आईडीएल ऐसे दिस वे, आईडीएल ऐसे और आर दिस वे, तो आईडीएल एंड आर के बीच का कोण 90 डिग्री है। अभी भले ऊपर नीचे ऐसे हो रहा है, लेकिन आईडीएल एंड आर के बीच का कोण 90 डिग्री। अगर ऐसे है, ये इस ढंग से है, आईडीएल ऐसे आर ऐसे, अगर ऐसे भी होता तो आईडीएल ऐसे आर ऐसे, आईडीएल एंड आर के बीच का कोण 90 डिग्री है। ये आईडीएल बोर्ड के प्लेन के लंबवत बाहर है, या पेज के प्लेन के लंबवत बाहर है, और आर बोर्ड के प्लेन में है, आर बोर्ड के प्लेन में है आई, और आईडीएल बाहर है, तो स्वाभाविक है कि आईडीएल एंड इस आर के बीच का कोण 90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री है। आप अगर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, अब देख लीजिए, समझ लीजिए बात को, ये आपका जो डीबी है, ये डीबी यहाँ पर आप ऐसे देखिए, ये मान लीजिए ये आपका आर वाला लाइन है बिंदु पी पे, आइए इसका ओ है, ओ से पी की दूरी आपको एक्स दी गई है, जो डिस्टेंस एक्स है, ये ओ से लेकर के, ये ओ से लेकर के, ये यहाँ है, ओ से लेकर के पी तक का ये दूरी आपका एक्स है, इसका रेडियस जो है ये है,
यहाँ पे देखें तो इसका रेडियस आपका ये ए है। अगर इसका रेडियस ए है, इधर आपका एक्स है, ये आप आर निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका आर हो जाएगा। इस आर का मैग्नीट्यूड अब लिखिएगा तो हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये आर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, नीचे वाला आर का भी वही होगा। अब इसमें हम लोग मान रहे हैं कि ये वाला एंगल हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये वाला एंगल हमारा ये थीटा है, दिस एंगल इज थीटा, ठीक है। तो ये अब देखिए इसके बीच का कोण थीटा, ये आपका जो दिख रहा है इसके परपेंडिकुलर आपका डीबी है, ये टोटल ये दिस मच एंगल आपको जो दिख रहा है ऐसे, ये जो एंगल दिख रहा है इतना, ये कितना है 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है। आप ये देखिए इतना थीटा है, ये भी तो आपका 90 डिग्री है, इतना ये 90 हुआ, अगर ये थीटा है इधर वाला कोण इतना क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये टोटल 90 है तो ये कोण कितना हो जाएगा थीटा, ठीक है कि नहीं। तो ये कोण आपका थीटा हो जाएगा, इसको आप आसानी से समझ जाइए, ये थीटा है। और ये कौन सा लाइन है, यहाँ देखिए ये डीबी इधर की ओर है और ये आपका ऐसे है। इसके लिए हम आपको एक पेज यहाँ पे जोड़ रहे हैं हल्का सा। आपका एक लाइन ऐसे है, एक लाइन आपका ऐसे है, और इस लाइन पे ये जो लाइन है आपको जो दिख रहा है ये वाला लाइन, ये एंगल इधर से जो एंगल है ये एंगल आपका थीटा है, ये आपका यहाँ तक है, ये आपका ए है, ये आपका आर है, सॉरी ये आपका एक्स है, ये आपका आर है। ये तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इधर आपका ए एक्सिस है, इस तरह से है। ये जो लाइन है इस पर परपेंडिकुलर है आपका ऐसे, इस डायरेक्शन में आपका ये डीबी हो रहा है, ये डीबी हो रहा है, ठीक है। आई एंगल थीटा। अब हम क्या सोच रहे हैं, जो एक्सिस है इस एक्सिस के परपेंडिकुलर एक डायरेक्शन सोच रहे हैं ऐसे, एक्सिस के परपेंडिकुलर, एक्सिस के अलावा। तो ये जो डीबी आपको जो दिख रहा है, आप ये देखिए पहले इतना कोण थीटा, तो इतना 90 माइनस थीटा, ये टोटल 90 है, ये 90 माइनस थीटा हुआ तो इतना क्या हो जाएगा थीटा। अब ये जो डीबी है, डीबी का एक कंपोनेंट इधर की ओर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डीबी कॉस थीटा। इस डीबी का ये दूसरा कंपोनेंट जो इधर दिख रहा है ये हो जाएगा आपका डीबी साइन थीटा। आई होप आप लोग बात को समझ रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। तो इतना आप समझ गए, ओके। अब इसी तरह से मान लीजिए ये नीचे जहाँ पे था आपका, यहाँ से आप जो मिलाया था ऐसे, ये आप ऐसे मिलाए हैं यहाँ से, और फिर आप यहाँ से इसको ऐसे मिलाए हुए हैं, ये आपका यहाँ वाला आर है, ये एंगल अगेन थीटा है, इतना आपका ए है, ये वाला एक्स है, ये आपका फिर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, एंगल थीटा है। अब ये जो लाइन जो दिख रहा है फिर इसके परपेंडिकुलर यहाँ का जो यहाँ पर का जो करंट एलिमेंट आइडियल है जो कि अंदर की ओर है, आइए आपका आर ऐसे है तो आइडियल ऐसे, आर ऐसे तो आइडियल क्रॉस आर ऐसे है, तो ये इसका भी डायरेक्शन जो है, ये जो लाइन ऐसे है इस लाइन के साथ थीटा कोण पे ही होगा, इधर इसके चलते डीबी एंगल ये आपका थीटा है। तो ये जो डीबी है फिर इस डीबी का एक कंपोनेंट इधर की ओर होगा, ये होगा आपका डीबी कॉस थीटा, एक कंपोनेंट इधर की ओर होगा, ये होगा डीबी साइन थीटा। आपको मन करती है यहाँ पे दिखाइए, मन करती है इधर पे दिखाइए ऐसे, ये डीबी साइन थीटा। तो देखिए ये ऊपर यहाँ पर आपका बिंदु एम था, यहाँ पर का आइडियल ऊपर की ओर था, ये बिंदु आपका एन था, यहाँ पर का आइडियल ए अंदर की ओर था, यहाँ पर इसको क्रॉस से दिखा रहे हैं, यहाँ पर मान लीजिए हम इसको डॉट से दिखा रहे हैं, डॉट से दिखा रहे हैं, ऐसे था। अब ये डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है। अब देखिए ये ऊपर वाला का डीबी, उस डीबी का एक्सिस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है डीबी कॉस थीटा, और ये नीचे वाला जो है, ये नीचे वाला यहाँ के एलिमेंट के चलते जो डीबी है माने एलिमेंटल मैग्नेटिक फील्ड, एक करंट एलिमेंट के चलते उसका कंपोनेंट डीबी कॉस थीटा आपका इधर की ओर है। अब ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इधर की ओर आपका क्या बचेगा, तो आप अगर यहाँ पे आप डीबी परपेंडिकुलर टू द एक्सिस कहिएगा, ये हो जाएगा आपका डीबी कॉस थीटा, और डीबी पैरेलल टू द एक्सिस कहिएगा, ये हो जाएगा आपका डीबी साइन थीटा। तो देखिए जितना डीबी परपेंडिकुलर है, इस लूप के हर एक लूप पर कोई भी बिंदु कंसीडर करिएगा, कोई भी बिंदु एम हो तो उसके डायमेट्रिकली अपोजिट बिंदु एन होगा। तो दोनों के चलते जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर होंगे उनका जो एक्सिस के लंबवत कंपोनेंट होगा वो इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगा, इसलिए वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या,
इधर वाला बचेगा। तो आपका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा ऐसे डीबी, नेट मैग्नेटिक फील्ड को हम बोले कि हमारा डीबी है, तो ये डीबी पैरेलल जो होगा उसी के समेशन से मिलेगा। माने डीबी का ये जो होगा ये डीबी इसके समेशन से आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड आपको प्राप्त होगा। इसलिए क्योंकि डीबी परपेंडिकुलर जो आपको दिख रहा है इसका जो समेशन होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही बात इसमें समझाने का इस फिगर में प्रयास किया गया है, इतना ही बात है इसमें। अब सारा कंटेंट इसमें लिखा हुआ है आप लोग के लिए, ठीक है कि नहीं। इस कंटेंट को एक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बस इतना ही बात है। ऊपर में जो आइडियल होगा, इस आइडियल के चलते आइडियल क्रॉस आर करिएगा, ऐसे है आर, तो ऐसे उसका एक कंपोनेंट एक्सिस के अलॉन्ग एक परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, फिर नीचे वाला आइडियल ऐसे आर, ऐसे ये आइडियल क्रॉस आर करिएगा तो ऐसे उसका डीबी नीचे जाएगा, ऐसे हो जाएगा। उसका भी एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, एक पैरेलल टू द एक्सिस, ये आपका एक्सिस है, ये आपका डिस्टेंस एक्स दिया हुआ है, ये आपका ये है, तो आपका आर निकल जाएगा। ये बात आप समझ रहे हैं। ये एंगल अगर आपका थीटा है, इसको रिपीट कर रहे हैं, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल आपका थीटा हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। ये थीटा इसका चर्चा हो गया, बाकी सब तो चर्चा में है। ये आप समझ गए कि नहीं आप, ये आपको ऐसे निकल जाएगा। तो जब ये निकल गया, अब आप इसमें पीछे में फिर लौटें, ये पूरी बात आप लोग के लिए लिखी हुई है। यहाँ देखिए हिंदी में लिखी गई है, बोर्ड एग्जामिनेशन को ध्यान में रख करके, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, बल्कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। हम लोग क्या बोले, माना कि एक वृत्ताकार धारा युक्त लूप की त्रिज्या ए है, लिख दिया गया है कंटेंट। माना कि एक वृत्ताकार धारा युक्त लूप की त्रिज्या ए है जिससे आई धारा प्रवाहित हो रही है, इसका केंद्र O है तथा इसका अक्ष OP है। अक्ष के बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। ये OP बराबर x है, O से लेकर के P तक, ये बिंदु आपका O है, छोटा हो गया इसको देख लीजिए। ये O से लेकर के P तक की जो दूरी है वो x है। आगे इसमें लिखा जा रहा है, सो देखिए ये पूरी कहानी जो बोले हैं वो इसमें लिखा हुआ है कि इस लूप को इस प्रकार आप यहाँ देखिए, इस लूप को इस प्रकार रखा गया है कि लूप का तल पेज के तल के लंबवत है तथा इसका अक्ष OP पेज के तल में है। दिए गए चित्र में लूप में धारा की दिशा इस प्रकार है कि लूप के शीर्ष बिंदु M पर धारा अल्पांश आइडियल की दिशा पेज के तल के लंबवत बाहर की ओर है तथा लूप के बिंदु M से लूप के डायमेट्रिकली अपोजिट, मान इस बिंदु के यहाँ जो लिखा हुआ है दिशा पेज के तल के लंबवत बाहर की ओर है तथा लूप के बिंदु M से एक मिनट, लूप के बिंदु M इतना हटा दीजिए, लूप के बिंदु M के डायमेट्रिकली अपोजिट बिंदु N पर धारा अल्पांश आइडियल की दिशा तो लंबा हो रहा है, इसको आप लोग लिख लेना, हट जा रहा है, लिख लेना वीडियो रोक करके, ठीक है। एन बिंदु की बात कर रहा है, एन बिंदु पर जो धारा अल्पांश आइडियल है पेज के तल के लंबवत अंदर की ओर है। अब बिंदु M पर धारा अल्पांश आइडियल के कारण लूप के अक्ष के बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बायट साभाट लास लिखोगे तो dB बराबर μ0/4 पाई, देखो ना ये dB बराबर यही ना बायट साभाट ला है। व्हाट इज दिस, ये तुम्हारा बायट साभाट ला है, यही तुम्हारा बेस है जिसके आधार पर कोई काम करना है। ये बायट साभाट ला जो है यहाँ से dB बराबर μ0/4 पाई आइडियल क्रॉस R/R क्यों है, बोलिए ना, ये बायट साभाट ला है, आपको याद है। अब इसी को हम लोग वहाँ पर यूज कर रहे हैं करंट एलिमेंट आइडियल के चलते, तो dB बराबर μ0/4 पाई, यहाँ आइडियल R और आइडियल एंड R के बीच के कोण 90 डिग्री है, साइन 90 डिग्री, यहाँ R क्यू है। इसको आगे सिंप्लीफाई करिएगा तो μ0/4 पाई और यहाँ देखिए ये आइडियल रह जाएगा, नीचे में R² हो जाएगा। समझ गया। इस बात को एक बार यहाँ फिर समझाने का प्रयास किया गया है, इस फिगर में भी वही बात है कि यहाँ पर dB कितना होगा, फिगर है आपके पास। इसकी जरूरत वैसा नहीं है, छोटा ही कर दे रहे।
ये बिंदु एन था, देख लिया आप लोग। तो ये आपका डीबी का मैग्नीट्यूड निकल गया था। इसको सिंपलीफाई कर दीजिएगा, सिंपली म्यू 0 आइडियल यहाँ 4 पाई। अच्छा आर स्क्वायर कितना होगा, आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये लिखा गया। इस चुंबकीय क्षेत्र डीबी की दिशा पेज के तल में एमपी के लंबवत है। अभी देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये जो आएगा कहाँ आएगा, ये आइडियल एंड आर जो होगा पेज के तल में होगा, और पूरा एम से लेकर के पी तक ये लाइन आपको जो दिख रहा है, ये इस फिगर पे आवे आप, तो ये अगर आपका एम पी है, ये बिंदु पी है, तो ये एम पी जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर है, इस लाइन के परपेंडिकुलर है डीबी की दिशा। इसके चर्चा कर चुके हैं। इस चुंबकीय क्षेत्र डीबी की दिशा पेज के तल में एमपी के लंबवत है, हो गया। अब आगे उस कोण को मान लिया थीटा, बोले ही है थीटा, उसका चर्चा कर दिए हैं। वो जो आर वाला लाइन एक्सिस के साथ जो कोण बनाएगा वो कोण थीटा था। इस चुंबकीय क्षेत्र का लूप के अक्ष के लंबवत घटक का मान आपको याद होगा डीबी, वर्टिकल लाइन के साथ कितना कोण बनाया थीटा, तो वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना हो गया, फिगर में बनाए थे। यहाँ पर वर्टिकल जो अभी जो बनाए हैं वो लूप के अक्ष के परपेंडिकुलर है, देखे ना। तो क्या लिखा है, इस चुंबकीय क्षेत्र का लूप के अक्ष के लंबवत घटक का मान डीबी, कंपोनेंट का मान डीबी परपेंडिकुलर, ये डीबी cos थीटा हो जाएगा, तथा डीबी का लूप के अक्ष के अनुदिश घटक का मान डीबी पैरेलल बराबर डीबी sin थीटा हो जाएगा। बोलिए, ये इतना नहीं दिख रहा है, थोड़ा बड़ा कर लीजिए। इस चुंबकीय क्षेत्र का लूप के अक्ष के लंबवत घटक का मान है ना, तथा लूप के अक्ष के अनुदिश घटक का मान इतना है डीबी sin थीटा, हो गया। देखिए यहाँ पे चले जाइए, इसको थोड़ा देख लीजिए। इसी प्रकार लूप के बिंदु एम के चर्चा हम कर चुके, समझा चुके हैं, लिखा हुआ भाषा को एक बार पढ़ देना है। इसी प्रकार लूप के बिंदु एम के डायमेट्रिकली अपोजिट बिंदु एन पर स्थित धारा अल्पांश आइडियल के कारण भी अक्ष के बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र डीबी का एक घटक अक्ष के लंबवत है, जो पूर्व में वर्णित अक्ष के लंबवत घटक के विपरीत है। पहले जन वर्णित बा, पहले जन कहल बा, पहले के ऊपर वाला तो अपोजिट है। क्या बोले, इसी प्रकार लूप के बिंदु एम के डायमेट्रिकली अपोजिट बिंदु एन पर स्थित धारा अल्पांश आइडियल के कारण भी अक्ष के बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र डीबी का एक घटक अक्ष के लंबवत है। डीबी cos थीटा नीचे आया था, जो पूर्व में वर्णित जगह पहले में चर्चा हुई बा, अब वर्णित अक्ष के लंबवत घटक के विपरीत है। पहले में जो लंबवत घटक रहा उल्टा बा, ये देखें आप, ये डीबी जो था ऊपर वाला यहाँ पर के करंट एलिमेंट के चलते ऐसे, इसका ऊपर था डीबी cos थीटा, एन पर का जो है ये डीबी ऐसे है तो उसका डीबी cos थीटा नीचे है, ये डीबी cos थीटा और ये डीबी cos थीटा अपोजिट है। तो ये क्या करेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या यही है। इस प्रकार लूप के बिंदु एम के डायमेट्रिकली अपोजिट बिंदु एन पर स्थित धारा अल्पांश आइडियल के कारण भी अक्ष के बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र डीबी का एक घटक अक्ष के लंबवत है, जो पूर्व में वर्णित अक्ष के लंबवत घटक के विपरीत है। इसलिए अक्ष के लंबवत दिशा में कुल घटक का मान, कुल घटक दिशा में कुल घटक का मान 0 है, टोटल कंपोनेंट निकालिएगा अक्ष के लंबवत दिशा में टोटल, नहीं है, अक्ष के लंबवत दिशा में कुल घटक का मान 0 है। टोटल कंपोनेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, जोड़िएगा सबका, एक प्लस एक माइनस साइन के साथ अगर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, घटक के विपरीत है, इसलिए अक्ष के लंबवत दिशा में कुल घटक का मान 0 है। अक्ष के अनुदिश कुल चुंबकीय क्षेत्र का मान डीबी पैरेलल बराबर डीबी sin थीटा के समाकलन से प्राप्त होगा। अब अक्ष के लंबवत जो होगा, अक्ष के लंबवत हो गया, अक्ष के अनुदिश कितना कंपोनेंट है, डीबी sin थीटा, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं,
अक्ष के अनुदिश कुल चुंबकीय क्षेत्र का मान कैसे निकलेगा, कुल चुंबकीय क्षेत्र, तो डीबी पैरेलल बराबर डीबी साइन थीटा के समाकलन से प्राप्त होगा। अब तो केवल अक्ष के अनुदिश बचेगा जो कि डीबी पैरेलल है, जो कि डीबी साइन थीटा है। अब इसी को जोड़ते चले जाइए पूरे लूप के लिए, इसका समाकलन कर दीजिए पूरे लूप के लिए, तो पूरा अक्ष के अलग कुल मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा। तो वही किया गया है, यानी डीबी, यहाँ देखिए बी परपेंडिकुलर कितना है, गणितीय भाषा में देखिए डीबी, बी परपेंडिकुलर, तो डीबी परपेंडिकुलर का समेशन करिएगा तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर बी पैरेलल की बात करिएगा तो डीबी पैरेलल का इंटीग्रेशन करिएगा, वो कितना है, डीबी साइन थीटा का इंटीग्रेशन करिएगा। डीबी का मान आपको निकला हुआ है μ0/4 पाई आई डी एल बाई ए स्क्वायर, इतना आया था। डीबी का मान इतना था ना, ये डीबी का मान तो इतना आपका इतना है डीबी। आप उसके बाद साइन थीटा का मान निकालिएगा। इस फिगर को भी आप थोड़ा सा देख लीजिए, आपको समझाने का इधर भी प्रयास किया गया है, इस तरह से है ना, यही कोण आपका थीटा है इधर कुछ, बोलिए। इस फिगर को आप गौर से देखें, ये क्या है आपका, ये आपका ऐसा ट्रायंगल बना हुआ है, इधर ए है, इधर एक्स है, इधर ए स्क्वायर रूट अंडर ए स्क्वायर जो एक्स स्क्वायर है, और ये एंगल आपका थीटा है। तो अगर साइन थीटा आप लिखना चाहिएगा, इसी कोण का साइन लिखना शुरू कीजिएगा, साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, ये पी, ये क्या हो जाएगा आपका एच, तो साइन थीटा लिखिएगा तो ये बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, समझ गया कि नहीं। तो यहाँ जो साइन थीटा आया था उसका मान निकल गया ए बाई इतना, वो एंगल थीटा है तो साइन थीटा उसी के हिसाब से होगा जी। तो ये इतना निकल गया साइन थीटा इतना, और डीबी का मैग्नीट्यूड जो था वो इतना था, यहाँ लिख लिया आप, ये बी पैरेलल हो गया। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है, तो इसको आप सिंप्लीफाई करते चले गए। तो यहाँ देखिए, अभी आप जो निकाल रहे हैं यहाँ पे इस फिगर को देखिए, देख लीजिए यहाँ पे, तो आप जब इसको निकालने जा रहे हैं, ये आपका बी पैरेलल निकल रहा है ना, तो ये आपका जो जितना कांस्टेंट टर्म है सब बाहर निकाल दिए हैं इंटीग्रेशन के। देखिए इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये μ0/4 पाई तो कांस्टेंट था, बाहर हो ही गया, आपका आई कांस्टेंट था। पूरे लूप में कहीं भी करंट एलिमेंट लीजिएगा तो सब में करंट आई है, ये रेडियस है जो कि फिक्स्ड है वो बाहर, वो जो दूरी तिरछा वाला जो आर है कहीं से भी नापिएगा, लूप के किसी भी बिंदु से बिंदु पी की दूरी नापिएगा तो हर एक जगह से आर आएगा, जो कि इतना आया था उसमें, ये पूरा टर्म ये एक्स सब कांस्टेंट है। तो इस तरह से भी ये सब बाहर हो गया, यहाँ पर बच जाएगा आपका डीएल रूट। अब इस डीएल को इंटीग्रेट करिएगा तो 2 पाई ये बच जाएगा, बाकी सब उतारा हुआ है। अब इसको आप सिंप्लीफाई करते चले जाइएगा, आप इसको नोट कर लीजिए। आप यहाँ μ0/4 पाई, और यहाँ देखिए क्या किए हैं, ये 2 अब पाई ए है, यहाँ ए, तो 2 अब पाई ए स्क्वायर आई एक साथ कर दिए हैं, और नीचे में ए स्क्वायर जोड़े एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 कर दिए। तब आपका बी पैरेलल बराबर कितना हो जाएगा, μ0/4 पाई। और यहाँ देखिए इसको हम लोग क्या लिखते हैं, एक नया चीज देख लीजिए, ये यहाँ पर 2 अब पाई ए स्क्वायर जो है लूप का एरिया हुआ, लूप का रेडियस अगर ए है तो उसका एरिया हो जाएगा पाई ए स्क्वायर, तब पाई ए स्क्वायर में फिर आई से गुणा कर दीजिए। तो इसको हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट परिभाषित करते हैं। पूरा जो लूप है उसमें अगर करंट आई है और लूप का एरिया अगर ए है, किसी लूप का कोई भी, आप यहाँ एक चीज़ ध्यान लीजिएगा कि अगर एक लूप ऐसे आपके पास है ऐसे, और इस लूप में करंट आई है, इसका एरिया अगर ए है, ए और आई का जो गुणनफल होता है, यहाँ आई ए लिखिए ऐसे आई, और इधर ए लिखिएगा, तो आई और ए के गुणनफल को म्यू बोलते हैं, और इसको बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अगर लूप में करंट आई है और लूप का एरिया ए है, आई और ए का जो प्रोडक्ट है उसको लिखते हैं म्यू, और इसको बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द लूप। इसको एक वेक्टर के रूप में परिभाषित करते हैं। अब देखिए अगर ये आपका लूप में करंट अगर ऐसे है इस तरह से, तो दाहिने हाथ की उंगली को ऐसे घुमाइए करंट की दिशा में, ऐसे घुमाइएगा, अंगूठा एक्सिस के अलॉन्ग रखिएगा, ये जो लूप का एक्सिस होगा उसके अलॉन्ग अंगूठा को रखिए और दाहिने हाथ की उंगली को करंट की दिशा में घुमाइए। तो ये एक्सिस की दिशा में, एक्सिस जिधर अंगूठा जाएगा ऐसे, जिधर अंगूठा जाएगा उधर ही एरिया वेक्टर का दिशा लिया जाएगा, एरिया को वेक्टर लेंगे। तो ये करंट की दिशा में ऐसे उंगली को मोड़, तो अंगूठा अगर इधर की ओर जा रहा है दाहिने हाथ का, तो ऐसे जा रहा है, तो इधर की ओर क्या हो जाएगा, हमारा एरिया वेक्टर बाहर हो जाएगा। एंड इस एरिया वेक्टर में, यहाँ जो एरिया वेक्टर जो दिख रहा है, इस एरिया वेक्टर में आई से गुणा कर दीजिएगा, तो आपका ये म्यू वेक्टर हो जाएगा। आई और ए वेक्टर जो है ये हो जाएगा आपका म्यू वेक्टर। कुछ समझ में आया कि नहीं। तो इस ढंग से आपका आ जाएगा, ये पूरा करने के बाद आपका एक म्यू आ जाएगा, तत्काल म्यू लिखा गया है।
और बाकी सब सिंप्लीफिकेशन है। यहाँ लिखा भी गया है वेयर म्यू इज पाई आई इंटू ए स्क्वायर। लूप का रेडियस ये था तो पाई ए स्क्वायर उसका एरिया होगा ना, आई एरिया में आई से गुणा कर दीजिएगा, ये एरिया हुआ आई हुआ ए आई। अब इस यहाँ ए आई और ये क्या है, ये जो ए आई जो आपको दिख रहा है यहाँ देखिए, ये आपका ए और आई जो है इसको बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्या बोलते हैं? और इसको एक वेक्टर के रूप में परिभाषित करते हैं। ये म्यू वेक्टर की दिशा की बात करिएगा तो ये उधर होगा जिधर ए वेक्टर होगा, और ए वेक्टर किधर होगा कि लूप में करंट की दिशा में दाहिने हाथ की उंगली को मोड़िएगा तो जिधर आपके दाहिने हाथ का अंगूठा जाएगा उधर आपका एरिया वेक्टर होगा, एंड उधर ही उसका म्यू वेक्टर होगा। तो आपका ये रिजल्ट आ गया, ये रिजल्ट बी पैरेलल हुआ। अब देखिए इसमें अगर आप आगे बढ़ते हैं आप क्या बोलिएगा इसमें, क्योंकि बी परपेंडिकुलर तो 0 है, दो कंपोनेंट बी का हम कंसीडर कर रहे हैं, एक एक्सिस के अलॉन्ग एक एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो टोटल बी परपेंडिकुलर तो 0 है क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जा रहा है, बच गया, इसलिए बी पैरेलल। नेट मैग्नेटिक फील्ड बी पैरेलल के बराबर होगा और वो आपका इतना है, जस्ट पीछे वाला एक्सप्रेशन है। समझ गया कि नहीं? म्यू 0/4 पाई इतना, ये इतना हो जाएगा, इतना आपका वहीं इसको हल कर दीजिएगा तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड निकल गया एक्सिस के बिंदु पे। इसी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखिएगा तो बी बराबर म्यू 0/4 पाई 2 म्यू डिवाइडेड बाई एस का जो एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 है। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए। पूरा आपका कंप्लीट नोट है, इसको आप देख सकते हैं। और ये आप लोग को समझाने के लिए यहाँ कुछ बात हम यहाँ इस बात को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बनाया गया था, ऐसे करंट ऐसे आ रहा है, इसको समझाने का प्रयास किया गया है। यहाँ देखिए कि अगर आपका लूप ऐसे है, आपका ये लूप है, इसमें करंट आई है, एरिया ए है, तो वही करंट की दिशा में दाहिने हाथ की उंगली को ऐसे मोड़िए, आपका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ जाएगा। इसी फिगर को एक बार यहाँ बनाया गया है, इस तरह से अगर इसमें है ऐसे आप दाहिने हाथ की उंगली को मोड़िए, ऐसे लूप को थोड़ा तिरछा रखा गया है, ऐसे रखिएगा तो आपका एरिया वेक्टर इधर जाएगा। करंट ऐसे है, इस ढंग से है, तो आप ऐसे रखिएगा तो एरिया वेक्टर इधर जाएगा। अब एरिया वेक्टर इधर है, आपका एरिया वेक्टर इधर है, तो जिधर एरिया वेक्टर होगा उधर ही म्यू वेक्टर होगा, और सिंपली म्यू बराबर आई ये हो जाएगा। म्यू को क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर। क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर। ये आप यहाँ भी देखिए ना, वही बात है। एक सेकेंड, ऐसे हो गया। इस म्यू को बोलेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर, म्यू को बोलेंगे, और म्यू बराबर आई इंटू ए है। ध्यान दीजिए क्या क्या ये वाला चर्चा कर रहे हैं, सुन लीजिए ना आप यहाँ पे। तो ये आपका म्यू बराबर हो गया आई ए वेक्टर, माने करंट अगुना एरिया। अच्छा, अगर एक टर्न इसमें है, लूप में एक टर्न है तो इतना लिखिएगा। अगर लूप में टर्न एन हो जाए, एन टर्न हो गया तो यहाँ एन से गुना हो जाएगा, क्योंकि हर एक फेरा में इतना होगा म्यू, तो एन फेरा है तो एन गुना हो जाएगा। अगर इसी में मान लीजिए अगर एन टर्न होते तो आप एन से गुना कर देते फाइनली। अगर इसमें एन होता ऐसे, आप एक एन से गुणा कर दीजिएगा, एन आई ए बराबर एन क्या है इसमें, तब एन हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स कितना फेरा है। अच्छा, इस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट परीक्षा में बड़ा फ्रिक्वेंटली बोर्ड में पूछता है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे चुंबकीय द्विध्रुव
आघूर्ण बोलेंगे, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बोलेंगे हिंदी में। इसका यूनिट लिखिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आपका इसी का यूनिट लिखा गया है। यूनिट क्या लिखिएगा, यहाँ ध्यान दीजिए तो, माने यूनिट अगर हम लोग बोले, यहाँ देख लो आप लोग, यहाँ देखो म्यू का यूनिट आई इंटू ए है, तो करंट का यूनिट एम्पियर, ये यहाँ ये एरिया है, यहाँ ये एम्पियर के लिए आया है, नहीं समझे? तो आई इंटू ए है, तो आई का यूनिट एम्पियर करंट है, आई ये का मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। मतलब सुपर हिट सवाल है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, इसका यूनिट क्या होता है? इट्स यूनिट इज, ये बात आपका जो रिजल्ट जो आपको जहां पर पहुंचना था आप वहां पर पहुंच गए हैं, ऐसे। ठीक है, यही ढंग से म्यू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो गया, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। इसका यूनिट क्या होगा? इसका एस आई यूनिट, एस आई यूनिट लिखिएगा तो कितना हो जाएगा? एम्पियर, ऐसे लिखना है, एम्पी फॉर एम्पियर, एम्पियर मीटर, याद रखिएगा। समझ पाए कि नहीं? एम्पियर मीटर। अब बोलिए कुछ समझ में आया कि अभी दिक्कत है? सारा कैलकुलेशन है ही, उसको आप स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन का आप देख लीजिएगा। यहाँ देख लीजिए एक बार हट करके आप लोग, ये यहाँ पर देख लीजिए पूरा लिखा हुआ है। ये आपका एक पेज इधर है भी है, ये आपको ऐसे लिखा हुआ है। इसको आप लोग देखें, ऊपर से बहुत था, इसको उधर जूम करके आप लोग को दिखाए थे, और छोटा कर दे रहे हैं। देख लीजिए, ये ऐसे था, नहीं था इस पेज में। आई होप आप लोग बात को समझ गए हैं। मन मेन चीज क्या है, यहाँ ध्यान दीजिए। अब रह गया एक परीक्षा की बात, समझे चाहे नहीं समझे, परीक्षा में लिख सकते हैं, ये भी तरीका है। नहीं समझे, अपना भाषा लिख दीजिएगा एग्जामिनेशन की दृष्टि से, इन शॉर्ट, ठीक है कि नहीं? तो ऐसे आपका लूप है, ऐसे समझिए, ऐसे तो बना ही सकते हैं एक तो, ये इधर से ऐसे दिखा दिए, इधर से ऐसे दिखा दिए, करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है, ये एक्सिस है, ये बिंदु है, ये बिंदु पी है। करंट ऐसे है तो इस बिंदु पर जो होगा करंट एलिमेंट आइडियल ऊपर होगा, इस बिंदु के लिए करंट एलिमेंट नीचे होगा। बोलो, इसको अगर मिला देते हैं यहाँ से, रफ काम कर रहा है, चलेगा ना? इसको मिला दिए, यहाँ से यहाँ तक मिला दिए, इसको यहाँ से बढ़ा दिए, ठीक है, नीचे से भी इसको मिला दिए। बोलिए, और याद भाई मिला दिए। इसके चलते हम बोल देंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ऐसे होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। बोलो ना, इसके परपेंडिकुलर होगा, और इसके चलते मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ये इसके परपेंडिकुलर होगा। बोलो, परीक्षार्थी नहीं पूछ रहा है, परीक्षार्थी को परीक्षा में लिखने मजबूरी है, समझ में नहीं आ रहा है, नहीं के समझ में आवत क्या लिखी है, इतना कैलकुलेशन नहीं के समझ में आवत। ठीक, कुछ कुछ बना दे, क्या बना दिए ऐसे सर्किल, करंट दिखा दिए, आइडियल है ना, आइडियल ये भीतर जाता है, वो बाहर ऐसे मिला दिए यहाँ पर। अब इसके चलते कहेंगे ये हमारा आर है, ये यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे तो हमारा ये है, ये हमारा एक्स है। बोलो, इधर हमारा क्या है, ये डीबी है, वो यहाँ से 90 डिग्री पर है, ये एंगल हमारा थीटा है, इस पर एक परपेंडिकुलर खींच दिया ऐसे, एक्सिस के परपेंडिकुलर है। डीबी का इधर वाला जो कंपोनेंट होगा ये एंगल भी थीटा होगा, ये डीबी कॉस थीटा हो जाएगा।
इस डीबी का इधर वाला जो कंपोनेंट होगा ऐसे, ये नीचे की ओर ये भी डीबी कॉस थीटा हो जाएगा। बोलो, इसका भी एक कंपोनेंट इधर की ओर होगा, इसका भी एक कंपोनेंट इधर की ओर होगा, दोनों का इधर वाला जो कंपोनेंट होगा ये डीबी साइन थीटा हो जाएगा। बोलो, ऐसे बना देंगे, ज़्यादा भाषणबाजी नहीं, ठीक है कि नहीं। अब हमारा जो लिखेंगे तो पहले डीबी लिखेंगे। बोलो, अगर हम डीबी लिखते हैं ऐसे डीबी, तो बायोट सभार क्लास से लिखेंगे तो μ0/4 पाई, यहाँ आई डी एल लिखेंगे ही, आर लिखेंगे, एंगल 90 डिग्री लिखेंगे, तो आई डी एल अब बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, एक आर कट जाएगा, साइन 90 डिग्री 1 हो जाएगा, हमारा डीबी हो गया। डीबी का कंपोनेंट लेंगे पैरेलल टू द एक्सिस, ये हो जाएगा डीबी साइन थीटा, ठीक है कि नहीं। और डीबी का परपेंडिकुलर टू द एक्सिस डीबी कॉस थीटा, ये सब डीबी परपेंडिकुलर का यहाँ लिख देंगे। ये अगर हमको नेट बी परपेंडिकुलर चाहिए तो ये डीबी परपेंडिकुलर का समेशन होगा जो कि 0 हो जाएगा, ये सब आपस में कैंसिल आउट कर जाएगा, ये दोनों मिलके। बोलो ना, इक्वल एंड अपोजिट खत्म, तो ये इतना बचा समझने के लिए, ये इतना डीबी तो इतना। अब बच क्या जाएगा, बी पैरेलल बचेगा जो कि डीबी पैरेलल का समेशन होगा, एक बी पैरेलल कितना होगा। अब ये लिखेंगे, ये हमारा आया हुआ है डीबी पैरेलल, तो यहाँ क्या लिखेंगे डीबी साइन थीटा है। बोलो डीबी साइन थीटा, इसको अगर हल करेंगे ये देखो कितना हो जाएगा। डीबी का मान तो निकाला हुआ पहले से, ये कितना निकला हुआ μ0/4 पाई आई डी एल, इतने कम हो जाएगा कि नहीं। बोलो ना, बाट सबाट से इतना तो लिख ही सकते हो ना। μ0/4 पाई आई डी एल, क्रॉस आर था तो आई डी एल आर साइन 90 डिग्री, फिर नीचे में आर क्यू कट करके इतना जाएगा डीबी, तो डीबी आ गया। अब हमको डीबी लिख लिया यहाँ पर, डीबी μ0/4 पाई है, इधर आई डी एल अब बाई इतना ये आर स्क्वायर लिख लिए। अब हमको साइन थीटा का मान चाहिए, तो साइन थीटा अगर लिखना होगा इस फिगर में तो देखो एंगल थीटा है, तो अगर साइन थीटा अगर इसमें लिखेंगे तो साइन थीटा बराबर a/r लिख सकते हैं कि नहीं। डायरेक्ट यहाँ a/r ही लिख देते हैं, इस बार ज़्यादा वैल्यू नहीं रखे हैं, ए साइन थीटा लिख दिए। अब पूरा का जो ये हमारा ये बी पैरेलल निकलने जा रहा है। अब इस पूरे को अगर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमको क्या मिलने जा रहा है, इसको अगर हम इंटीग्रेट करने जा रहे हैं तो हमको ये बी पैरेलल कितना होगा। अब ये μ0 बाहर, μ0/4 पाई, ये इतना, ये आई डी एल बाई, ये देखो आर स्क्वायर है, यहाँ आर है, तो ये आर क्यूब, ये सब बाहर हो जाएगा। सॉरी, ये डी एल जो है यही ना, डी एल वेरिएबल है, एक तो डी एल बच जाएगा, ये डी एल बच जाएगा। यहाँ देखो बाकी क्या हो जाएगा, ये देखो इंटीग्रेशन 6 साइन के बाहर μ0/4 पाई कॉन्स्टेंट, आई कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट, आर क्यूब कॉन्स्टेंट, 4 पाई कॉन्स्टेंट, तो केवल डी एल बचेगा। बोलो, अब इसको आगे की ओर हल करते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये इतना μ0 अब बाई 4 पाई, ये कितना हो जाएगा, ये आपका आई ए अब बाई ये आर क्यूब अगुणा डी एल, ये कितना हो जाएगा 2 पाई, ये हो जाएगा, ये रेडियस है तो 2 पाई ये। इसका अगर मान लिखोगे तो आर क्यूब तुम्हारा कितना हो, ये देखो तो तुम्हारा आर कितना है, आर है तुम्हारा √a² प्लस x²। बोलो, आर का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, a² जोड़ x² हो जाएगा। एक जो आर है तुम्हारा वो कितना है, आर इतना है। अब आर क्यूब अगर लिखोगे तो आर क्यूब r² गुणा आर करोगे, नहीं करोगे, ये हो जाएगा ये μ0/4 पाई, एक मिनट के लिए, और यहाँ ऊपर कर देते हैं 2 पाई a², 2 पाई a² इतना अगुणा आई अब बटा आर क्यूब जो है पे लिखेंगे, ये हो जाएगा a² जो x² r², यहाँ इसका पावर 3/2 हो जाएगा। इस दोनों में गुणा करो ना, आर क्यूब एंड आर में, तो इतना जाएगा, हो गया। इसको सॉल्व कर देगा तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा μ0/4 पाई, आई कितना हो जाएगा, पाई a² एरिया है 2, अब पाई a² आई मिल के म्यू, तो यही भी पैरेलल हो जाएगा। और नीचे में थोड़ा इधर कर लीजिए, समझ में आया कि नहीं आया। अब ये आपका क्या हो जाएगा, ये बी पैरेलल बराबर कितना हो जाएगा μ0/4 पाई,
हो गया। और ऊपर में a2 म्यू और डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर और जोड़ एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। और एक चीज और देखो, ये बी पैरेलल है, यही नेट बी हो जाएगा, नहीं हुआ क्या? तो ये लंबा है क्या? हो जाएगा। अब तो आप लोग हो जाएगा, आराम से बना दीजिए, बुझाए चाहे ना बुझाए, सर्किल हैंग खींच के बन जाए कि ना क्या है? हाँ अच्छा, ये फिगर बना करके तुम इतना कैलकुलेशन कर देता है तो देखने वाले को लग जाएगा कि बच्चा खूब बढ़िया समझ रहा है। तो समय भी कम लगेगा, कैलकुलेशन भी पूरा हो गया। नहीं हो गया है? तो ये हो गया, ये मस्त बा, ठीक बा, एक यूज कर लिया है, धड़ाधड़ हो जाएगा। तो ये ऐसे ओके रहने दे रहे हैं, इसको यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं।